Hello everyone, welcome back to my channel NTK Study Hub. Today we'll discuss about zoo sports, जिसमें I will share you my handwritten notes along with the PYQs ताकि हम टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकें. पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में. तो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. जू स्पोर्ट्स को हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक ऐसे स्पोर्ट की कहानी है जो कि सपोज एक पोन में मिलता है और उसको अपना नया घर बनाना है, उसको नए प्लेस पे जाना है. नया घर बनाना है मतलब कि डिस्पर्स होके उसको एक नया प्लांट जनरेट करना है, उसको ग्रो करना है. तो ये जो होता है ये अपने जगह से जो अपना जो एक इंक्यूबेशन प्लेस होता है या एक सेफ प्लेस होता है जिसको हम जू स्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसमें वो फॉर्म होता है, वहाँ से निकल के वो डिस्पर्स होके थ्रू एक्वेटिक मीडियम एक न्यू प्लेस में फेवरेबल कंडीशन में ग्रो कर जाता है विदाउट द जेनेटिक फ्यूजन. तो ये जो बेचारा है ये क्या करता है कि मूव करने के लिए इसको चाहिए होता है कुछ एड्स, जिसको ये बोलता है फ्लैजिला. अब इसके फ्लैजिला भी बहुत तरीके के होते हैं और जब इसको ग्रो करना होता है तब ये अपने फ्लैजिला को या तो गिरा लेता है या फिर रिट्रैक्ट कर लेता है और एक सिस्ट फॉर्मेशन जिसमें एक वॉल जनरेट हो जाती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है. एंड वो वॉल तभी ब्रेक होती है जब उसको ग्रो करना होता है. तो ये एक स्टोरी थी एक बहुत ही बहादुर स्पोर की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम कर रहा है बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटिस्टास में, जिसको हम जू स्पोर बोलते हैं. अगर हम अब इसको डिटेल में स्टडी करें तो ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं. मोटाइल बिकॉज दे आर फ्लैजिलेटेड इन नेचर. एंड हम इनको स्वार्म स्पोर्स भी बोलते हैं बिकॉज ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मूवमेंट शो करते हैं फॉर डिस्पर्जन एंड इवेंचुअली जनरेशन एंड हेल्प इन द रिप्रोडक्शन विच इज ऑफ एसेक्सुअल टाइप्स इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा. सो दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स. मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है दैट हैव एन एबिलिटी टू गिव राइज टू एन इंडिविजुअल विदाउट द सेक्सुअल फ्यूजन. सो इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करके समझने की कोशिश करें कि हमको ये तो समझ आ गया कि ठीक है मोटिलिटी है फ्लैजिला की वजह से जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है 3 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, एंड उसकी वजह से हम इसको स्वार्म स्पोर्स भी बोल दे रहे हैं. बट जू का मतलब क्या होता है? एनिमल. एंड स्पोर्स इटसेल्फ रेफर्स टू मूवमेंट that is provided by the flagella in the form of motility. Now, it has the following properties that we should know. So, can you see this structure? This is a zoosporangium and these are the zoospores. So, the property is that we will start with these are naked spores. Why are we calling them as naked spores? Because they are wall-less spores or they have no walls. Wall formation only take place during the encystation process that I will tell you. And they cannot divide also. They just grow. They can't divide. Okay. They utilize endogenous food reserve. The food reserve which is present in them, वो सिर्फ उसी को use करते हैं. They can swim for hours. Okay. So they help in better reproduction because they possess following properties and they have an interesting property that they can swim for hours. Now, what happens during this encystation process, which is formation, which is basically cyst formation. So what happened during this process we'll understand. They shed their flagella or if not they shed their flagella, they can retract their flagella. मतलब या तो वो अपना फ्लैजिला गिरा देते हैं या फिर वापस ले लेते हैं, रिट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे वो एक एंसिस्टेशन प्रोसेस या फिर एक सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं जिसमें क्या होता है कि स्पोर के अराउंड वॉल फॉर्मेशन हो जाती है. जो इनिशियली वॉललेस थे, स्विमिंग करने के बाद फिर पहुंचते हैं, फिर एंसिस्टेशन के बाद उनमें एक वॉल फॉर्म हो जाती है. उसके बाद जैसे ही इनको इन्वायरमेंटल सिग्नल मिलते हैं जो कि फेवरेबल होते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तब ये उस इन्वायरमेंटल सिग्नल को एज अ क्यूज यूज करके ट्रेवल करते हैं एंसेस्टेशन की साइट पे. ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट अलोंग विद द प्रॉपर्टीज. नाउ वी आर टॉकिंग कि ये स्पोर्स मोटाइल होते हैं एंड वो फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट होता है. बट we should know what kind of flagella do they have. So basically 2 type of flagella zoo spores में देखने को मिलता है, which is tinsellated flagella and whiplash flagella. ये एक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो that it is a heterocont zoospore which is found in Saprolegania. Heterocont I'll explain later on कि 4 तरीके के zoospores होते हैं based on the nature of flagella, occurrence of flagella, type of flagella, number of flagella. So उन सब के बेसिस पे 4 तरीके के जू स्पोर्स हम अलग अलग फैमिलीज में देख सकते हैं. तो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक टाइप ऑफ फ्लैजिला वी शुड नो कि 2 ही बेसिक टाइप होते हैं. टिंसेलेटेड वर्ड बेसिकली यूज होता है टिंसल वर्ड के लिए
टिंसल आइस क्रिस्टल को हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इस फॉर्म में देखेंगे, कैन यू सी कि ये दिख रहा है कि ये स्पाइनी फॉर्म में है, बट इट इज नॉट स्मूथ। सो और जो विप्लैश फ्लैजिला होता है दैट इज स्मूथ इन नेचर। ओके, सो टिंसलेटेड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर को हम जो बोलते हैं एक फिलामेंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मेस्टिगोनीम्स बोलते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस। अगर हम इसको मेन एक्सिस कंसीडर करेंगे तो दीज आर परपेंडिकुलर फिलामेंट्स जिसको हम मेस्टिगोनीम्स बोलते हैं। तो इसकी वजह से एक रबर लाइक अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है एंड ये स्टीयरिंग में हेल्प करता है। यू नो स्टीयरिंग, जब वेन एवर यू ड्राइव अ कार सो यू हैव अ स्टीयरिंग व्हील, ओके, and this steering wheel helps in your movement on the road, left or right. So this left or right movement is given by this tinsellated flagella. Next up we have whiplash flagella. Whiplash flagella are straight. They are the default flagella present in the zoospores and they help in propelling through any medium. So they are the basic requirement for locomotion. So they help in steering and they help in locomotion, which is basic straight movement. नाउ टाइप ऑफ फ्लैजिला समझ आ गया, बट टाइप ऑफ जूस्पोर्स अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो उनमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है और 4 तरीके के हम टाइप ऑफ जूस्पोर्स बोल सकते हैं। एक हमारा होता है काइट्रीडियोमाइकोटा के अंदर। तो इस डिवीजन में क्या होता है कि पोस्टीरियर विप्लैश फ्लैजिला देखने को मिलता है। इफ यूल सी द डायग्राम, दिस इज अ एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट। कैन यू सी यहाँ पे एक स्मूथ फ्लैजिला है तो हम इसको पोस्टीरियर विप्लैश फ्लैजिला बोलेंगे इसके केस में, और मोस्टली ये एक सिंगल फ्लैजिला ही प्रेजेंट होता है जैसे कि अभी डायग्राम में हमने देखा। बट इसमें एक्सेप्शन है कि नियोकेली मेस्टिगेल्स के अंदर अप टू 16 फ्लैजिला आपको देखने को मिल सकते हैं। सो हियर इज द एग्जाम्पल कि यूजुअली तो सिंगल फ्लैजिला होता है बट अप टू 16 या मोर देन 1 फ्लैजिला आपको दूसरे फैमिली में देखने को मिल सकता है एंड द डायग्राम इज गिवन हियर। नेक्स्ट अप वी हैव anisocones. What happens in anisocones is that they are biflagellated in nature and that too the flagella are of unequal length, or we can say the flagella are unequal in nature. Okay, so they are basically whiplash flagella. So if you'll see the diagram over here, one flagella is shorter, another flagella is longer, and these are whiplash type. They are smooth as seen from the diagram. So these are unequal flagella, so they are biflagellated and it is found in Plasmodiophoramycota and Myxomycota. Next up, in case of Hyphocytridiomycetes, we have a single anterior tinsel flagella. Up to now, we had whiplash flagellas, but in case of Hyphocytriomycetes, we have a single anterior tinsel flagella. As you can see in the diagram, we have a single anterior tinsel flagella. Now, next and the last one is heterocont. I have shown the diagram of heterocont before while I was explaining the type of flagella. So let's learn it again. So these are biflagellated. Both whiplash and tinsel type flagella are found. In case of anisocont, it was also biflagellated, but both the flagella were whiplash given the condition कि दोनों unequal थे. But इसके केस में the flagella are different type and they are attached anteriorly or laterally. As you can see, they are attached anteriorly, different type flagella, and laterally, opposite from one another. So it is a characteristic of Oomycota and other heteroconts. Next, now we should know कि जहाँ ये बनते हैं, जिस किचन में इनकी प्रोडक्शन हो रही है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो स्पोरेंजियम हमको पता है जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, और स्पोरेंजियम जहाँ पे जू स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलेंगे जू स्पोरेंजियम। ओके, तो जब डेवलपिंग स्पोरेंजिया होता है तो प्रोटीन काइनेज क्या करता है, क्लीवेज का इंडक्शन करता है। कैसे इंडक्शन करता है, वो इंड्यूस करता है स्पोरेंजियल साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग को, साइटोकाइनेसिस बोल सकते हैं, एंड जूस्पोर के रिलीज को इंड्यूस करता है। उसके बाद जब ये रिलीज होते हैं तो स्पोर्स वाटर अब्जॉर्ब करते हैं एंड वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद दे ट्रेवल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फॉर द एक्सक्रीशन पर्पस। ओके, सो हियर यू कैन से द पेरेंट सेल और द जूस्पोरेंजियम एंड द जूस्पोर्स आर बीइंग रिलीज्ड। जूस्पोर्स जो रिलीज हो रहे हैं वो 2 मेथड से रिलीज हो सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं इंट्रास्पोरेंजियल जूस्पोरोजेनेसिस, मतलब वो जूस्पोरेंजियम के अंदर ही रिलीज हो जाएं, रिलीज्ड इनसाइड,
एक्स्ट्रा स्पोरेंजियल जूस्पोरोजेनेसिस मतलब वो बाहर रिलीज हो जाए। ओके, अब अगर हम इस प्रोसेस को सम अप करके देखें कि कैसे जूस्पोर इवेंचुअली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं, तो सबसे पहले देयर इज अ प्रोडक्शन इनसाइड द जूस्पोरेंजियम। ओके, एज यू कैन सी, उसके बाद वो रिलीज होते हैं एंड स्विम अवे करते हैं। उसके बाद जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि एनसिस्टेशन प्रोसेस होती है, सिस्ट फॉर्म होता है और वॉल की सिक्रेशन होती है सिस्ट के अराउंड, जिसमें आपका फ्लैजिला या तो विड्रॉ होता है या फिर फ्लैजिला का लॉस या शेडिंग होती है। उसके बाद ये सिस्ट एक सरफेस, जब उसको एक प्रॉपर सरफेस और फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो इट जर्मिनेट्स, एंड जर्मिनेशन के बाद वो राइजोइड्स की फॉर्मेशन करता है, एज यू कैन सी ओवर हियर, राइजोइड्स की फॉर्मेशन, एंड इवेंचुअली एनलार्जमेंट शो करता है और एक यंग थैलस क्रिएट हो जाता है विच वुड ग्रो टू गिव राइज टू अ प्रॉपर यंग प्लांट। सो अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको स्टडी करें तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि वुचेरिया में कौन से तरीके का जूस्पोर देखने को मिलते हैं। सो सिन जूस्पोर और कंपाउंड जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं विच इज मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर। देन ऊडेगोनियम में हमको मल्टी फ्लैजिलेट जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। यूलोथ्रिक्स एंड क्लेडोफोरा में वी गेट टू सी बाई और क्वाड्री फ्लैजिलेट मीन्स 2 or 4 flagella. In Oodegonium there are multiple flagella. Okay. In case of Wucheria synzoospores and in case of Chlamydomonas we have biflagellate, only 2 flagella. Okay. So these are the questions which we are going to solve. Before that let's try to revise the topic जो भी हमने पढ़ा है। तो हमने बेसिकली पढ़ा कि हमारे पास जूस्पोर्स होते हैं। ओके, एंड जू वर्ड का मतलब होता है एनिमल, एंड स्पोर्स होते हैं मोटाइल। मोटाइल बिकॉज दे हैव फ्लैजिला। Okay, and the flagella is again of 2 types. It is of tinsel type or it is of whiplash type. Whiplash flagella is smooth in nature, straight and common. Okay, or we can say default basically. And the tinsel ones consist of filament which are perpendicular to the axis. Okay. And if we'll see further information regarding them, so we'll get to know कि the tinsel one helps in steering and the whiplash one helps in locomotion or basic swim motion that we are talking about. Now what happens, based on this flagella only we have 4 types of zoospores. Okay, we should know where they are produced. So they are produced inside zoosporangium. Okay, zoosporangium is a asexual structure where the zoospores are produced, and it is produced because of the action or activation of protein kinases, which leads to cleavage of cytoplasm of this sporangias and eventually release of zoospores. So since zoospores are released, तो वो जो release होता है that is of 2 types, that is intrasporangial inside the sporangia, okay, and you have extrasporangial. Okay, जो हमको एक्सप्लेन करना है और पता होना चाहिए दैट इज 4 तरीके के जो हमने जूस्पोर्स देखे थे। तो सबसे पहला जो हमने क्लास जिसके बारे में हमको पढ़ना है दैट इज काइट्रीडियोमाइकोटा। ओके, सो आई विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम टू एक्सप्लेन देम। और इसमें एक एक्सेप्शन भी थी काइट्रीडियोमाइकोटा की, एक फैमिली में जो थी नियो कैली मेस्टिगेल्स। ओके, सेकेंड जो हमने पढ़ा था वो था एनाइसोकॉन्ट्स, दैट आई एक्सप्लेन व्हाइल ड्राइंग द डायग्राम ओनली, एंड थर्ड वाज हाइपोकाइट्रियोमाइसिटीज, sorry it's hyphokaitryomycetes, and the last one which is the most important one is heterocont. So I'll just explain now. In case of Chytridiomycota we have a posterior whiplash flagella. In case of that is single in nature. Okay,
But it has an exception in case of Neokelly mestigales, where we have up to 16 posterior or multiple flagella whiplash in nature on the posterior side. Now, in case of Anisocont, they are biflagellated, matlab they have two flagellas and which are of unequal length and which are whiplash in nature. Okay, so as you can see over here, one flagella would be long and one flagella would be short, as it has been drawn over here. Now, the next one was Hypochytriomycetes, where we have a single anterior tinsel flagella. So, like this. Now, in case of Heterocont, they are also biflagellated. They consist of two flagella, which is the case with Oomycota. So, what happens in them? They have both whiplash and tinsel kind of flagella, but these can be present either anteriorly or these can be present laterally. Okay. So, सबसे पहले they are produced inside the zoosporangium. Okay, with whatever kind of flagella they have. Then they are released and they swim away. After they are releasing and swimming away, they undergo the encystation process and wall formation to form a cyst. In case of encystation, they basically shed their flagella or they can retract their flagella and the cyst is formed. They find a good substrate where they can grow in favorable condition and the cyst would germinate. What happens during germination? Rhizoids are formed. Okay, तो rhizoids form होंगे. अब ये rhizoids form होने के बाद eventually जो cyst germinate हो रहा है, rhizoid form हो रही है, उसकी enlargement होगी. So as you can see, this was the structure. It came over here. उसने rhizoids की formation को शुरू करा and eventually उसकी enlargement शुरू हो गई. और इस तरीके से ये पूरी process होती है. ठीक है. Now we will discuss the questions. Okay, which have came in exam and which are very much important. सबसे पहले, what are zoospores? So as you can see, the options are: they are reproductive cells with wings. No, they are reproductive cells with flagella. They are motile asexual spores with flagella. Yes, we can say so. They are dormant spores found in fungi. No, they are not dormant spores. They are active in nature. Okay. They are plant seeds. No, they are not seeds. They are spores. So the answer is motile asexual spores with flagella. Second question है कि which of the following organisms commonly produces zoospores? So as we have discussed, algae produces zoospores, fungus produces zoospores, protistas produces zoospores. So flowering plants, no, they don't produce zoospores, they produce seeds. In case of insects, no. Fungi, chytrids, yes. Mammals, no. So it would be fungi or chytrids. Now what is the primary function of flagella on zoospores? So क्या main primary role है flagella का zoospores में? क्या वो protect करते हैं predator से? No. They help in nutrient absorption? No. They help in reproduction? We can say so a bit. They help in locomotion in water. तो मेन ये फंक्शन हो सकते हैं, बट जो मेन फंक्शन है कि वो वाटर में लोकोमोशन में हेल्प करते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड्स मोटिलिटी. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दिस इज द प्राइमरी फंक्शन. इन विच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट आर जूस्पोर्स टिपिकली मोस्ट एक्टिव? कौन से इन्वायरमेंट में जूस्पोर्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं? लेट्स सी द ऑप्शंस. एरिड डेजर्ट और अंडरग्राउंड और एक्वेटिक और मॉइस्ट कंडीशंस और हाई माउंटेन रेंजेस. सो द आंसर वुड बी एक्वेटिक एंड मॉइस्ट कंडीशंस. जैसे कि हमने पढ़ा कि दे आर स्वाम स्पोर्स और दे हेल्प इन लोकोमोशन इन वाटर. तो सबसे ज्यादा एक्टिव वो कब रहेंगे? एक्वेटिक और मॉइस्ट कंडीशन में, जहां पे वो स्विम कर सके. नाउ हाउ डू जूस्पोर्स कंट्रीब्यूट टू द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन एल्गी? बाय फॉर्मिंग द सीड्स? नो. By enabling asexual reproduction? Yes. By facilitating pollination? No. By producing flowers? No. Algae aren't the flowering plants. Okay, so the answer would be enabling asexual reproduction. Next question is, what is encystment in zoospores? Encystment क्या होती है zoospores में? It is a formation of protective cyst around a spore. Okay. The fusion of zoospores to create new organisms. So there is no fusion. ये हमने starting में ही discuss किया था. The process of spore dispersal? No. It is not a process of spore dispersal. स्पोर डिस्पर्सल की प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ जूस्पोर्स? नो, इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो द आंसर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्ट अराउंड अ स्पोर. नाउ व्हाट इकोलॉजिकल रोल डू जूस्पोर्स प्ले इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट? उनका एक्वेटिक एनवायरनमेंट में क्या रोल होता है? दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दे आर द एपेक्स प्रेडेटर्स, दे कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड डिकम्पोजिशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन. सो प्राइमरी फंक्शन हमने देखा है कि उनका होता है लोकोमोशन इन वाटर, बट जो इकोलॉजिकल रोल वो प्ले करते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जूस्पोर्स फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. सो योर आंसर वुड बी दे आर नॉट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड दे आर ऑल्सो नॉट प्रेडेटर्स इन नेचर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट जूस्पोर्स. हम यहाँ पे जू प्लैंक्टॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, एंड इवन प्लैंक्टॉन्स की भी बात कर रहे थे तो दे वर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दे आर नॉट द एपेक्स प्रेडेटर्स. So they are responsible for pollination? No, they are not responsible for pollination. Okay.
So we have talked about that already. So they contribute to nutrient cycle and decomposition. Okay. Next is how do zoospores contribute to spread of certain plant diseases. तो इनका लिमिटेशन ये भी है कि ये प्लांट डिजीजेस में के स्प्रेड में रोल प्ले करते हैं. तो द क्वेश्चन कम्स कि हाउ दे हेल्प. सो द ऑप्शंस आर बाय फॉर्मिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट्स, by facilitating the growth of beneficial microorganism, by acting as vectors for pathogens, by producing antifungal compounds. So they are just spores. They don't produce antifungal compounds. They do not have an ability for symbiotic relationships. So the main the reason would be they act as vectors for pathogens. The pathogenic plants which spreads diseases, the spores could act as their primary agents, these spores basically, to grow to a place and spread the disease further. So they don't help in growth of beneficial microorganism. If they would have facilitated that, then how the disease would have occurred? Beneficial बनाएंगे तो disease होगी ही नहीं ना. So which of the following organism is not known to produce zoospores? क्या brown algae produce करती है? We have talked, yes, algae produces. White molds produce करती हैं? Yes, molds produce करती हैं. Chytrid fungi? Yes. Flowering plants? No, they don't produce zoospores. So zoospores are primarily involved in which type of reproduction? So ये हम बार बार discuss कर चुके हैं. It would be asexual reproduction without even reading the options. So this is an interesting question. Based on the correct statement you have to select. Zoospores are microscopic, yes. Motile, yes. Spores formed inside sporangia, yes. Sporangia भी चलेगा, zoosporangia लिखा होगा तो it would be well and good. Now conidia, they are non-flagellated, okay, and non-motile spores formed over conidiophore. So sometimes examiner asks the question, what is the difference between a zoospore and a conidia? So the answer would be कि zoospores motile होते हैं because of flagella and they are produced inside zoosporangium. Conidia, on the other hand, are non-motile because they are non-flagellated and they are produced over a conidiophore. Okay. So that's it for today. If you have any doubt regarding anything which is explained in this video, आप नीचे comment करके मेरे को बता सकते हैं. If there is any topic for which you need a proper notes and a video explanation, you can let me know. And I would urge you to please like, share and subscribe my channel. Thank you.